Hello viewers, welcome to our channel Sena Abhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. Here are the answers to the questions asked in the last video, and if you haven't seen the last lecture, please click on the link above. जय हिंद। ये मेरा दूसरा वीडियो है जो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। इससे पहले में मैंने आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताए थे। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे बढ़ने की। सबसे पहले जो संविधान में आता है वो होता है प्रीएम्बल या प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना पूरे संविधान का एक आईना है जो पूरे संविधान का एक निचोड़ समरी उसमें दे देता है कि संविधान आगे क्या होगा, उसके अंदर क्या आएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, कई बार ये भी हुआ था, कोर्ट में केसेस भी होते हैं कह के कि संविधान का हिस्सा है या नहीं है। फाइनली एसआर बम्बई केस के में बताया गया कि प्रीएम्बल या प्रस्तावना भी संविधान का एक हिस्सा है। तो अगर कोई प्रश्न आता, कोई पूछता है कि क्या प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है, तो बिल्कुल 100% है। तो प्रीएम्बल आया कहाँ से? जो प्रीएम्बल की जो सोच थी 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो प्रधानमंत्री, बाद में जो प्रधानमंत्री बने थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य संकल्प आके संविधान में पढ़ा, जिसके बारे में चर्चा हुई और उसका जो मुख्य जो आइडिया जो हमने लिया अपने संविधान में, उसी में से लिया। फाइनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। थोड़ा समय लगा था, इसका भी एक कारण है, उसकी हिस्ट्री है कि 13 दिसंबर से जो लाया गया जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो फाइनली 22 जनवरी को जो पास हुआ 47 में, इसलिए था कि शुरुआत में क्योंकि मुस्लिम लीग आई नहीं थी तो ये शायद प्लान था कि मुस्लिम लीग इसको अटेंड करेगी, लेकिन जब नहीं आई तो फाइनली इसको पास कर दिया गया। आज का जो स्वरूप है संविधान का, ये जो संविधान में प्रीएम्बल का या प्रस्तावना का, उसमें जो वर्ड्स हैं, जो शब्द लिए गए हैं, वो मुख्यतः 3 जगह से लिए गए। अमेरिका से, जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया की है, और कुछ जो बातें बताऊंगा, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये आपका फ्रांस की जो संविधान है उसमें से लिए गए। तो शुरुआत हम करते हैं कि संविधान में जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें लिखा क्या है। सबसे पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय या हम भारत की जो निवासी हैं, ये शब्द है अमेरिकन संविधान से लिया हुआ। वहाँ पे वी द पीपल ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया लिया है। इसका मतलब ये है कि हम ये संविधान जो है ये हमारे लिए है, हम लोगों के लिए है। और सबसे आखिरी लाइन कहता है कि ये इसको हम अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, एनैक्ट करते हैं और अपने आप को डेडिकेट करते हैं, और आप समर्पित करते हैं, लिखा है। तो अगर कोई प्रश्न आता है कह के कि ये जो संविधान है ये किसको समर्पित है, किससे से वो लिया गया है इंस्पिरेशन, तो बेसिकली ये लोगों से है, पीपल, वी द पीपल। इसके बाद इसमें जो एक एक शब्द है उसको हम लेके बात करेंगे। ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कई शब्द इसमें लिए गए हैं। उसके बाद जस्टिस की बात करिए, लिबर्टी की बात करिए, इक्वालिटी की बात करिए, फ्रेटर्निटी की बात करिए, और लास्ट में दिए गए हैं कि 26 नवंबर 1949 को, इसमें जो मैंने पहले बताया था आपको, 284 सदस्यों ने इसमें जो है इसकी हामी भरी और 24 जनवरी 1950 को इसमें सिग्नेचर्स करे गए थे। तो जो प्रीएम्बल जो था वो बेसिकली पूरे के पूरे संविधान का निचोड़ था। तो एक एक शब्द लेते हैं। सबसे पहला शब्द आता है वो रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। तो रिपब्लिक क्या होता है? हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, एक हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को एक हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। ये आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आज़ादी मिली थी उसमें हम एक डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि उस वक्त हमको पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। जो इंग्लैंड की रानी थी उसको भी हम अपनी रानी मानकर चल रहे थे।
और जो वाइसरॉय थे उस वक्त इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी वहाँ की जो इंग्लैंड की रानी है उसको ये अपना रिपोर्ट करा करते थे। तो देखा जाए तो हमारी पूर्ण या संपूर्ण ये जो आज़ादी हमें मिली हैगी वो 26 जनवरी 1950 को मिली है। 15 अगस्त 1947 को हमने जो आज़ादी ली वो इनकम्प्लीट आज़ादी थी। मैं चाहूँगा कि आपको ये बात बड़ी क्लियरली समझ आ जाए। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, अंतर क्या हो गया एक आज़ादी का रिपब्लिक। सबसे पहले तो ये था कि हमने अपना संविधान बना लिया और ये हमने उसमें कह दिया कि अब जो भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा, जो हेड होगा, वो कोई रानी, राजा या वंशगत नहीं होगा। तो जो भी होगा, ही विल बी दी पर्सन हु विल बी चोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमारे देश में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं, और अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सबके इलेक्शंस हुए होंगे। सिर्फ एक नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके टाइम पे कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। बाकी हर बार कोई ना कोई इलेक्शन जरूर होते हैं, और इस इलेक्शन में जो भाग लेते हैं वो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस। इसके बारे में आगे और डिटेल में भी बात करेंगे। तो रिपब्लिक कोई भी देश तभी कहलाएगा जब उसका हेड इलेक्ट होगा। जैसे अमेरिका है वो भी रिपब्लिक है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, इंग्लैंड एक मोनार्की है, डेमोक्रेटिक मोनार्की है। भारत एक रिपब्लिक है क्योंकि हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अगली हम बात करते हैं, जो शब्द दिए गए हैं मैं एक एक शब्द लेके चलता हूं। जैसे कि लिखा है जस्टिस या न्याय। तो न्याय की जो बात कर रहे हैं इस संविधान में वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा है। हमको सबको ये न्याय मिलेगा और सबको हम इसमें बराबर मान के चलेंगे। इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, सबको बराबर इसमें न्याय मिलेगा आपको। फिर एक शब्द है लिबर्टी, यानी कि स्वाधीनता। आप सबको या हम सबको ये आज़ादी होगी, हम क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं, हमारे फेथ की, हमारे वर्शिप की, हमारे विचारों की, हमारे अभिव्यक्ति की। तो ये आज़ादी हमको दी गई है कि इतना आप ध्यान रखें, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे बोलें, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं जो प्रियम्बल में लिखा है उसी की बात करते हैं। तो आपको सोचने की, बोलने की पूरी आज़ादी है। अगला शब्द आता है वो है इक्वालिटी या समानता या बराबरी। हम किस बात की समानता की बात कर रहे हैं? समानता हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलेगा, अवसर मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा। समानता ये नहीं है कि हर व्यक्ति बराबर है, समानता ये है कि हमको अवसर जो है समान मिलेगा। हम सब ये नहीं कि अगर हम चाहें तो कोई एक जैसे एग्जाम ले लेते हैं, आपका एनडीए का एग्जाम है तो हम सब समान उसमें बैठेंगे। जो पास होगा वो आगे जाएगा, जो एसएसबी क्लियर का वो आगे जाएगा। आपको अपीयर करने का जो अवसर मिलने का अधिकार वो बराबर होगा। इसके बाद एक शब्द आता है फ्रेटर्निटी या बंधुत्व। ये हमारा संविधान कहता है कि हमें अपने देश की तरफ जो है एक गरिमा और राष्ट्र का जो है रखते हुए आपस में भाईचारा लोगों के बीच में, इसमें कोई भी मनमुटाव, कोई बदलाव, कोई वो नहीं होना चाहिए। तो ये हम जो है इसमें रखेंगे और आपस में भाईचारे की जो सोच है उसको बढ़ाएंगे हम। इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो जो मैंने आपको अभी जो 4 शब्द बताए थे, जो जस्टिस, लिबर्टी, आप इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये चारों के चारों हमने फ्रेंच जो उनका संविधान है उससे लिया है इनको। इसके बाद एक वर्ड जो सबसे पहला वर्ड सोवरेन। हम एक सोवरेन कंट्री है। आपने कई बार सुना होगा हमारी सोवरेनिटी पे फर्क पड़ रहा है, प्रभुत्व पे फर्क पड़ रहा है। सोवरेनिटी होती क्या है? सोवरेनिटी का मतलब ये है कि जिस दिन भारत, जैसे कि 1950 के बाद, उससे पहले हम सोवरेन नहीं थे, क्योंकि उससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्नड थे, जो कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो हम सोवरेन कंट्री नहीं थे उस वक्त, हम एक डोमिनियन थे उस वक्त। हमारी सोवरेनिटी 26 जनवरी 1950 के बाद आई, जिसमें कि हमने ये कहा कि अब कोई भी बाहरी शक्ति भारत का जो डिसीजन है लिए, जो हम जो लेंगे, जो फैसले लेंगे, उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। हमारे डिसीजन, हमारी सोच, हमारे जो है वो हम इंडिपेंडेंट होंगे। इसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी शक्ति इसमें दखल नहीं कर सकती है। तो ये हमारी सोवरेनिटी है।
तो हम सोवरेन भी जो हुए 26 जनवरी 1950 को हुए, उससे पहले हम सोवरेन नहीं थे, हम डोमिनियन थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं बार बार इसे रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि 26 जनवरी 1950 का महत्व क्या है। फिर आपको ये बता दूं कि जब शुरुआत में जो संविधान लिखा गया था उसमें 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में नहीं थे जो जोड़े गए। ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। ये 42वां संशोधन जो करा गया था सोरेन सिंह कमेटी द्वारा करा गया था, और जब इमरजेंसी चल रही थी उस दौरान हुआ था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था सेक्युलर, यानी कि उसको हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। और दूसरा था आपका सोशल, यानी कि सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस के लिए। और तीसरा इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है आपका शब्द सोशल या सोशलिस्ट, समाजवादी सोच। तो हमारी समाजवादी सोच क्या है? क्या हमारा ये मानना है कि हम जो है एक समाज जो सोशलिस्ट कंट्री है? ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट का यहाँ पे अर्थ है हम एक वेलफेयर स्टेट है। हम जो है लोगों को समानता से देखेंगे, समानता से हम लोगों को देखभाल करेंगे, और उनका भारत का जो हमारे देश का जो सोच होगी वो लोगों की वेलफेयर पे पहले आएगी, लोगों के बारे में पहले सोचा जाएगा। कि हम किसी भी व्यक्ति को या किसी लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो है सेक्स के हैं या पर्टिकुलर आप कलर है, कास्ट है आपकी, उस बेस पे आप पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो एक कल्याणकारी राज्य होगा, हम वेलफेयर स्टेट होंगे। ये सोशलिस्ट सोच हो गई हमारी। अगली आती है सेक्युलर, जो पंथ निरपेक्ष जो हम बोलते हैं। हम धर्म निरपेक्ष नहीं बोल रहे, हम पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष समझ में आ जाएगा आपको। पंथ निरपेक्ष एक कदम आगे है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि अगर कोई छोटे छोटे पंथ भी कोई चल रहे हैं, जो कोई चलाते हैं आपस के अंदर, उसका भी बेस पे भी आपके अंदर भेद नहीं रखा जाएगा। आप इंडिपेंडेंटली अपने किसी पंथ को चला सकते हैं। ये बहुत बड़ी आप हम सबको जो है आज़ादी दी गई है। कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपने जो है किसी एक जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ज्यू, पारसी या किसी को भी फॉलो करना है। उसके अंदर भी जो छोटे होते हैं उसको फॉलो करना चाहें, आपकी सोच है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये 42वें संशोधन में सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था। अंत में हम आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं हम अपने हिंदी में? जनतंत्र। तो जनतंत्र क्या है? जनतंत्र का बड़ा सिंपल सा, वी द पीपल। हम जो हैं, हम लोग इस डेमोक्रेसी को चलाएंगे और हम इसका डिसीजंस हम लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे भारत में इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शंस में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी के जो है जो बेसिकली एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है और दूसरी होती है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। भारत की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कहने को सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति जरूर है। राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का हेड है। गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। अमेरिका में देश का हेड और गवर्नमेंट का हेड उनका राष्ट्रपति है। तो वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है। दूसरा एक और जो लाइन आती है वो होती है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे डिसाइड करा जाए? हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट क्यों है? इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि हमने अपना प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट में भेज दिया। अगले 5 साल तक वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेगा, हम डिसीजन नहीं लेंगे, और जो भी वो डिसीजन लेंगे मेजोरिटी में पास करने के बाद वो हमारे लिए मान्य होंगे। जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें जनादेश लेना पड़ता है। देश वापस जो है लोगों के पास जाना पड़ता है, लोग वोटिंग करते हैं, और वोट करने के बाद अगर वो पास होता है तो ही पार्लियामेंट में उसको पास कर पाते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, जैसे जीएसटी था। जीएसटी का गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, पास कर दिया, हमसे नहीं पूछा इस बात को, क्योंकि हम इनडायरेक्ट हैं। ये आपका प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बताया। आई होप, मैं जानता हूँ कि इससे आपको
काफ़ी जो डाउट्स थे, जो बातें थी वो क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात करेंगे जो संविधान का जो पार्ट 1 है उसके बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारा प्लान ये भी है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम उसको कैसे कैसे हम जो अपना संविधान बनाने की स्थिति में पहुँचे शुरुआत से, उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे।